के बाद इस्तकबाल है आप सबका नाज़रीन और फिर से रुख करेंगे अपने बेहद खास पैनल का। जावेद बेग साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना दोनों लीडरों ने क्या कहा। नजमुल साकिब साहब ने उधमपुर डोडा लोकसभा हल्के को लेकर क्या कहा, वहीं कविंद्र गुप्ता साहब ने भी क्या कहा। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, मौजूदा हालात में इस सीट पर कौन किस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, कविंद्र गुप्ता की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से खत्म होती दिख रही है। कांग्रेस बिलखुसूस वादी कश्मीर से कांग्रेस का नाम बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। अभी उन्होंने जो अलायंस किया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही पुराने चेहरे लाए हैं मैदान में, और जिनके कंधों पे बहुत बड़ा बैगेज है, जिन्हें लोग उनके रैलीज में आप देखिए, जहां पे भी उनकी रैली होती है तो लोग उनसे सवाल ज्यादा पूछते हैं, सवाल ज्यादा करते हैं। बनिस्बती ये कि पहले क्या हुआ करता था कि लोग उनकी बात सुनते थे, आज उनसे लोग सवाल करते हैं। जो लोग 30-40 साल से वही चेहरे पार्लियामेंट में जाते रहे और उन्होंने कुछ खास जो है परफॉर्मेंस नहीं दिखाई वहां पे। और जम्मू कश्मीर जो कि एक सेंसिटिव स्टेट है, बिलखुसूस वादी कश्मीर, यहां ऐसे लीडर साहिबान होने चाहिए थे जो सियासत को एक नए तरीके से पेश करते इंडिया के पार्लियामेंट में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो कभी किया ही नहीं है। मेरी एनालिसिस एज ऑफ नाउ ये है कि साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में पीडीपी बेटर परफॉर्म कर सकती है। अभी लग रहा है कि साउथ कश्मीर में पीडीपी ही जीत सकती है। यानी जावेद बेग साहब, सेंटर में अभी पीडीपी और जावेद बेग साहब, यानी कि ये जो इत्तेहाद हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, ये नुकसानदेह है कांग्रेस के लिए और पीडीपी को इसका फायदा पहुंच सकता है। पीडीपी बिल्कुल रिवाइव हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 6 महीने पहले पीडीपी की जो पोजीशन थी, आज 50% वो रिवाइव हो गई है। और जो जिसमें मुझे लगता है जो नए चेहरे उभर कर आए हैं पीडीपी के कैंप में, वो क्रेडिबल चेहरे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसी के अगर आप मध्य मुकाबल देखेंगे, एनसी बहुत पीछे हो गई है। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार टूटी थी उसका फायदा उठाना चाहती थी, वो नहीं लग रहा है ऑन ग्राउंड। महागठबंधन की वजह से एनसी को नुकसान हुआ है और कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है कश्मीर से। और मैं बिल्कुल कविंद्र गुप्ता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जम्मू की जो 2 सीट है, अभी लग रहा है कि वो बीजेपी को ही जाएगी, लेकिन बीजेपी का अभी वादी कश्मीर में कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। वादी कश्मीर में बीजेपी का कुछ भी नहीं है, यह मैं ग्राउंड एनालिसिस कह रहा हूं। और अगर लेह लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पे चांसेस है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीतने की। नॉर्थ कश्मीर में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वहां पे पीडीपी ने बेटर परफॉर्म किया है। जी, आप तमाम मेहमान बने रहे हमारे साथ। एक रिपोर्ट का रुख करेंगे हम इस बीच यहां पर और उसके बाद इन चर्चाओं पर वापस आएंगे। आपको बता दें नाजरीन कि त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार हसनैन मसूदी एक ग्रेनेड हमले में बाल बाल बच गए। वो त्राल में एक इंतखाबी रैली को खिताब करने पहुंचे थे। बिजबहेड़ा में महबूबा मुफ्ती के काफिले पर हमले को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि जुनूबी कश्मीर के त्राल में सियासी लीडरान के काफिले पर एक और हमला हो गया। ताज़ा हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार हसनैन मसूदी के काफिले पर हुआ। इस हमले में हसनैन मसूदी और दीगर लीडरान बाल बाल बच गए। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक्किद अवामी जलसे के ख़त्म होने के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और वर्कर वहां से निकलने लगे तो वहीं कहीं आसपास छिपे मिलिटेंट्स ने यूबीजीएल ग्रेनेड से हमला कर दिया, लेकिन उनका निशाना चूक गया और मोहम्मद अशरफ भट्ट के मकान के बाहरी दीवार से टकराते हुए फट गया। इससे दीवार को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेरते हुए हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। रियासत में मौजूदा पार्लिमानी इंतखाब के दौरान मेन स्ट्रीम के किसी सीनियर लीडर या उम्मीदवार पर दहशतगर्दों की जानिब से किया गया ये पहला बड़ा हमला है जो नाकाम रहा।
गौरतलब है कि दहशतगर्द और अलहदगी पसंद तंजीमों ने लोगों से इंतखाब के बाइकाट की अपील की है। अनंतनाग सीट पर इंतखाबी तशहीर आज ख़त्म हो गई और यहाँ 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ग्रेनेड से हमला हुआ है। आपको बता दें, अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार हसनैन मसूदी पर यह हमला हुआ है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं इस सीट पर। हमारे कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। कविंद्र गुप्ता साहब का यहाँ रुख कर लेंगे हम। कविंद्र गुप्ता साहब, ऐसा पहली बार हुआ है इस इंतखाब में 2019 में कि इस तरह से मिलिटेंट्स ने अटैक किया हो किसी सियासी लीडर पर। ये उनकी किस्मत थी, मिलिटेंट्स का निशाना चूक गया और हसनैन मसूदी बाल बाल बच गए। इस तरह से वो बचकर अब फिर से इंतखाबी मैदान में। क्या लगता है कविंद्र गुप्ता साहब कि अब जो मामला जो है वो इस तरह के हमले क्या सियासी तौर पर ज्यादा गंभीर, ज्यादा संजीदा बना देते हैं? क्या इस तरह से भी पोलराइज होती हैं क्या वोटें? देखो, ऐसा है कि एक तो ये जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसकी चिंता की जानी चाहिए। इस तरह के जो सियासी लीडर्स हमारे लड़ रहे हैं वो उन पर हमले होना वाकई में खतरनाक है। और ख़ास करके इसी प्रकार के लोग जो मिलिटेंट्स की सपोर्ट करते हैं, उसी के कारण से उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। आज जब हुर्रियत पर हाथ डाला जाता है तो ये उनकी सपोर्ट करते हैं, जब जमायत को बैन किया जाता है या JKLF को बैन किया जाता है तो यही लोग इनकी सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि खास करके ये कश्मीर में हम सबको मिलकर के अमन चैन की बात करनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, इनको एक बार अपने अंदर झांक करके देखना होगा कि पिछले जो 60 साल की राजनीति में ये लोग वहाँ पर रहे, इन्होंने कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं किया जो नेशनलिस्ट हो। इन्होंने हमेशा सपोर्ट की है तो एंटी इंडियन लोगों की सपोर्ट की है। गुप्ता साहब, लेकिन अगर सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटेंट्स को तो मिलिटेंट्स अटैक क्यों कर रहे हैं इन पर? सिक्योरिटी की बात करते हैं कविंद्र गुप्ता साहब, अगर मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं यही लोग तो फिर अटैक क्यों कर रहे हैं मिलिटेंट्स इन पर? देखो, मिलिटेंट्स जो आतंकी होते हैं वो किसी के सगे नहीं रहते। उनका काम है आतंक फैलाना। उनका काम है कि ऐसे रियासत में हालात पैदा करना। पाकिस्तान परस्त लोग हैं ये, पैसा वहाँ से आता है, उनका जो ब्रेन वॉश करके उन लोगों को भेजा जाता है, आप समझते हैं। और पर्टिकुलर हमारे मुस्लिम भाइयों पर ये सारे अटैक होते हैं। इन सभी हालात में देखना चाहिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। इसके खिलाफ एकजुट करके जब तक नहीं लड़ेंगे, खास करके इलेक्शन में भी यही मुद्दा बनना चाहिए कि हम आने वाले समय में कश्मीर को एक अमन का रास्ता यहाँ पर इख्तियार हो। आज यहाँ पर हालत ये है कि 350-400 मिलिटेंट्स पिछले 6 महीने में मारने के बाद भी आज भी कुछ लोग इनको शेल्टर दिए हुए हैं। इस सारे हालात में ये चिंताजनक है। मैं हसनैन मसूदी साहब पर जो हमला हुआ उसकी निंदा करता हूँ। आगे से इस प्रकार का ना हो। और ये लोग जब तक इनके हक में बोलना बंद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की इनको शय मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो हुआ गलत हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कविंद्र गुप्ता साहब, आप जुड़े से हमारे साथ हमारे इन चर्चाओं में। जावेद बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ नजमुल साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गांव के वाहपुरा में PDP की जानिब से एक अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। इस दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने लोगों को खिताब करते हुए श्रीनगर से उम्मीदवार आगा मोहसिन के लिए लोगों को वोट करने की अपील की। एक SDM और उसके साथ जो 4 मुलाजिम थे उजर कैंप के पास, उनको रोका गया, उनकी पिटाई की गई। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, ये सड़कें, ये कश्मीर हमारा है। इन सड़कों पे चलने के लिए हमारे लोगों को इस वक्त हरासा किया जाता है। परसों एक कैंसर पेशेंट था, उसको भी रोका गया, उसकी भी मौत हो गई। ये मुझे समझ नहीं आता है कि गवर्नर साहब ने ये कौन सा राज यहाँ कायम किया है। ये मार्शल लॉ में रहते हैं या गवर्नर रूल में हम रहते हैं? इस किस्म की कार्रवाई के लिए जो भी इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन गुज़िश्ता कई दिनों से गांदरबल और कांगन के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले में सज्जाद गनी लोन ने आज कुटली बाग और काहे अलाकौन में वर्कर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें बड़ी तादाद में वर्कर्स ने शिरकत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि अगर 370 को खतरा है तो 2 पार्टियां पावर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि अपने इलाके के बारे में सोचें।
बात बताऊं, अगर खतरा है 370 को, अल्लाह की कसम वो इन दो पार्टियों से है, क्योंकि ये पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको इस देखना चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी बचानी है, मुझे 370 को रोल बैक करना है और उसके बाद डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम डेवलप होंगे उतना हम अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी को ज़्यादा बचा सकते हैं। गुर्बत नहीं बचा पाएगी कश्मीरी आइडेंटिटी को। कश्मीरी आइडेंटिटी को, जो हमारा तशक्कुस है, उसको एम्पावर इकोनॉमिकली वेल ऑफ कश्मीरीज बचा सकते हैं। जब हम अपने घर का ही बोझ नहीं उठा पाए तो कौम का कैसे बोझ उठाएंगे। वहीं श्रीनगर में बीजेपी के यूथ लीडर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि अभी तक जो रिश्ता कश्मीर से है वो किसी ब्रोकर के जरिए रहा है, लेकिन अब कश्मीरियों का रिश्ता सीधे मरकज से होगा। साथ ही जसरोटिया ने लोगों से अपील की कि 18 अप्रैल को बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने यहाँ रखी थी, ये इन जो 18 तारीख को यहाँ पर चुनाव वो वोटें डालने जा रही हैं, उसके ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जिसमें सारे मीडिया वालों को बुलाया था और पर्टिकुलरली हमने रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि डायरेक्टली इस पर आप सेंटर से जुड़े, क्योंकि अब तक जो भी है यहाँ पर कश्मीर का जो रिश्ता सेंटर के साथ रहा वो किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू हमेशा रहा और वो ब्रोकर अपने जाति मफाद में ज़्यादा बिजी था इसके अलावा कि वो अगर लोगों का यहाँ पर भला कर सकता। और जितनी सीरियस कश्मीर की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है एक सुनहरी मौका, एक गोल्डन चांस इस समय है, क्योंकि सेंटर में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है डायरेक्टली अगर कोई भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव अगर लोगों से जिताएंगे तो वो अपनी बात सेंटर में समझा पाएगा और सेंटर की बात जो है वो आप लोगों को भी समझा पाएगा। इसी के ऊपर हमने आज प्रेस कॉल। और दूसरे मरहले के लिए पोलिंग इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। साफ और शफाफ वोटिंग के लिए भद्रवाह में इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग अफसरान और कारकुनान के हमरा मशीनों के साथ रवाना हो चुकी हैं। नोडल ऑफिसर भद्रवाह बराए तरक्यात फिलहाल सिंह ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 183 पोलिंग पार्टियां, जिनमें से 106 दूरदराज इलाकों के लिए भद्रवाह से रवाना हो चुकी हैं। 77 पोलिंग पार्टीज कल भद्रवाह से रवाना होंगी। भद्रवाह उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के में आता है, जहां जुमेरात को दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे। डोडा पार्लियामेंट्री सीट से भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकंड फेज में 18 को जो इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, आरओज और आरओज ने जो है भरपूर तैयारी करके रखी हुई है। और आज जैसे कि हम पार्टीज को यहाँ से डिप्लॉय कर रहे हैं, आज की डेट में हमारी 106 पार्टियां जो है आज डिप्लॉय हो जाएंगी, जो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। और कल की डेट में हमने 77 पोलिंग पार्टीज जो है यहाँ से डिप्लॉय करनी है, जो अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पे सेफली पहुंच जाएंगे और आगे जो 18 के लिए वो अपना पोलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। और श्रीनगर में नेशनल पैंथर्स पार्टी के बानी भीम सिंह ने मकामी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर रियासत की मकामी पार्टियां, खासतौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के अवाम को दोनों हाथों से खूब लूटा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल राशिद गनी को वोट डालकर अपने मुस्तकबिल को संवारे। इसके अलावा उन्होंने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग सीट से पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार निसार अहमद वानी को वोट डालने की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि वो कश्मीरियों के हक और इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, और आज कश्मीर के अंदर थी, क्योंकि कश्मीर में 3 लोकसभा की कंस्टिट्यूंसीज हैं। एक में इलेक्शन हो चुकी है, बारामूला में, श्रीनगर और अनंतनाग में बाकी है। श्रीनगर से हमारे दोस्त अब्दुल रशीद गनाई साहब लड़ रहे हैं, मेरे बैंक हैं और मेरे दाएं हैं निसार अहमद वानी साहब, ये अनंतनाग से लड़ रहे हैं। ये अपील करने आया था और आया हूं कि जम्मू कश्मीर के बहनों और भाइयों को अपना एक भाई दोस्त समझ के, मैं भी आपकी रियासत का बाशिंदा हूं, मेरी अपील पे गौर कीजिए। अगर कहीं गलत हुआ तो आप जो सजा चाहे दीजिए, लेकिन आपके हक और इंसाफ के लिए, बराबरी, बरादरी, भाईचारा और अमन के लिए सिर्फ पैंथर्स पार्टी लड़ सकती है, कोई लीडर नहीं है। 4 पार्टी हैं यहाँ। और जम्मू के बिश्ना तहसील के पंच और सरपंचों ने पीडीडी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया। सरपंच विजय सैनी ने कहा कि 4 पंचायतों के लोग चीफ इंजीनियर से ट्रांसफार्मर जले होने की शिकायत लेकर गए थे, लेकिन महकमे के अहदेदारान ने उन्हें बिल न चुकाने की बात कहकर लौटा दिया। गाँव वालों का कहना है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग वक्त पर बिजली का बिल चुका देते हैं, फिर भी अपनी नाकामी छिपाने के लिए गाँव वालों पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
गांव चकड़ा में आज 12 दिन हुए ट्रांसफार्मर सड़े हुए। हमने उनको बोला कि ये ट्रांसफार्मर जल्दी थोड़ा चेंज करो, लेकिन कहता है जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। फिर हमने एक्शन साहब को फ़ोन किया, वो भी नहीं सुन रहा। फिर आज हम देखने पे कोई हमारा चारा नहीं, हम सोचा कि आज ऐसी अपने चीफ साहब के पास जाते हैं, लेकिन चीफ साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग किराया नहीं देते हो। सर 70% जो लोग हैं वो गाँव के किराए देते हैं, आज ये भी कह रहे हैं कि किराया नहीं देते हैं। फिर हमने कहा कि आप विजिट जहाँ करिए, वहाँ जो लाइनें लग रही हैं, एचडी पोल लग रहे हैं, वहाँ पुरानी तारें डाल रहे हैं। और चीफ साहब क्या करेंगे, नहीं जी पुरानी भी लग सकती हैं। और मैंने फोटो खींच के जहाँ दिखाया है कि नई तारें उसने स्टोर में रखी हुई हैं, वहाँ पोलों के डंप लगे हुए हैं। और 2 हफ्तों के बंद रहने के बाद फिर से पुंछ जिले में चक्का दाबाग किराहे मिलन से होने वाला क्रॉस LOC ट्रेड बहाल हो गया। इसमें हिंदुस्तान की तरफ से सामान से लदे करीब 35 ट्रक सरहद के उस पार POK के तेतरी नोट क्रॉस LOC ट्रेड सेंटर तक गए, जबकि उस पार POK से भी सामान से लदे 35 ट्रक चक्का दाबाग किराहे मिलन पार कर इस तरफ क्रॉस LOC ट्रेड सेंटर पहुंचे। 2 हफ्तों के बाद दोबारा बहाल होने को लेकर ट्रेड कस्टोडियन फरीद अहमद कोहली का कहना है कि सरहद पर पैदा हुए कशीदा हालात को देखते हुए 2 हफ्तों के लिए बाहमी तिजारत मुअत्तल कर दी गई थी। वहीं क्रॉस LOC ट्रेडर्स एसोसिएशन चक्का दाबाग के प्रधान पवन आनंद ने कहा कि आए दिन ट्रेड बंद हो जाने से ताजिरों का काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो ट्रेड को बंद ही कर देना चाहिए या फिर इस दौरान ताजिरों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाए। यहाँ बॉर्डर पे फायरिंग हो गई थी और उस फायरिंग के चलते हुए सिक्योरिटी रीजन की वजह से ट्रेड को कुछ अर्से के लिए रोका गया था। आप चूंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी है तो इसलिए आज से ट्रेड जो है वो रिज्यूम हो गया। ट्रेडर की एक ही डिमांड है कि जब भी ये ट्रेड जो है वो एक शांतिपूर्वक ट्रेड होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अगर बाय द वे कहीं बंद रहता है, हालात अच्छे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट इस पर एक पॉलिसी क्लियर करे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हालात ठीक होने तक इसे सस्पेंड रखना है ताकि जो आए दिन लॉस होता है उससे हमारा ट्रेडर बच सके, तो क्योंकि आज तक 10 साल से ये CBM ट्रेडर चला रहा है, लेकिन अब वो दम नहीं है, जो इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं कि उन्हें हम बर्दाश्त करें। या तो गवर्नमेंट इस तरह से चलाना चाहती है तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई जब भी ट्रेड में कोई लॉस हो उसके लिए एक पॉलिसी बनाए ताकि ट्रेडर्स को कोई इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएँ। ये मेरी जो है वो आपके माध्यम से अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को। तंगमर्ग एंड गुलमर्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन और मकामी लोगों ने PDD डिपार्टमेंट के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने PDD से बिजली की बाज़ाब्ता सप्लाई का मुतालबा किया। मकामी लोगों के मुताबिक हर महीने बिजली बिल की अदायगी के बावजूद पावर सप्लाई सही से नहीं की जा रही, जिससे लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। जी मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि साल 2002 से ही गुलबर्ग हल्के में बिजली मीटर लगा हुआ है, लेकिन बिजली की सप्लाई बहुत कम हो रही है, जिससे हमें तिजारत में खसारा हो रहा है। लोगों ने PDD महकमे से बिजली की सप्लाई ठीक तरीके से करने का मुतालबा किया। मेडर के सरकारी डिग्री कॉलेज में तलबा ने जम्मू कश्मीर पहाड़ी बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में भारी तादाद में पहाड़ी जबान बोलने वाले तलबा ने हिस्सा लिया। मुजाहरा कर रहे तलबा की मांग थी कि उनके साथ बोर्ड की जानिब से सौतेला सुलूक किया जा रहा है। हमें इससे पहले की स्कॉलरशिप दी जाती थी और वक्त पर दी जाती थी, लेकिन अब हमें नहीं दी जा रही। मुजाहरा कर रहे तलबा ने कहा कि इससे पहले हमें एडमिशन करवाते वक्त जितना खर्चा आता था वो पूरा अदा कर दिया जाता था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तलबा ने कहा कि हम सरहद से मुतसिल गाँव में रहते हैं और हर वक्त जान का खतरा लगा रहता है और पाकिस्तान की गोलीबारी का सामना करते हैं, लेकिन इंतजामिया हमें नजरअंदाज कर रहा है और कोई खुसूसी रियायत नहीं दी जा रही। तलबा ने गवर्नर इंतजामिया से मसले का हल निकालने की अपील की। एडमिशन्स वो एडमिशन फी होती थी, उतनी एडमिशन फी में बच्चों को उतने ही स्कॉलरशिप में पैसे मिलते थे। आज पहाड़ी बोर्ड की गुंडागर्दी देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि 3-3 हज़ार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्रेजुएट स्टूडेंट से, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से, इनके लिए कहाँ से लोग आएंगे? ऐसे गरीब स्टूडेंट से जो लोग अपनी स्कॉलरशिप का वेट करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बाद हम लोग अगले साल की फी भरेंगे। ये ज़ाहिरी तौर पे गुंडागर्दी है पहाड़ी बोर्ड की और स्टूडेंट ये टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि आज हम रोडों पे उतरे, हमें अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट मत करें, हमें कॉलेज के अंदर बैठ के पढ़ने दें। या तो हम स्टडीज करें या अपने हक की लड़ाई लड़ें। ये गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ बॉर्डर शेलिंग एरियाज हैं, गरीब स्टूडेंट्स आते हैं जो स्कॉलरशिप का वेट करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं।
मामूसा पट्टन के लोगों ने रोड जाम कर दिया, एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान उन लोगों ने और जान मोहम्मद भट्ट के कत्ल में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बता दें आपको कि मामूसा पट्टन के रहने वाले जान मोहम्मद भट्ट 22 मार्च से लापता थे। उनकी लाश 4 अप्रैल को चिनाबुल पट्टन से बरामद हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर एक्शन नहीं लिया। मकामी लोगों ने कसूरवारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एसएसपी बारामूला और एसडीएम पट्टन की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी बारामूला ने कहा कि 7 दिन के अंदर कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उन लोगों से पूछताछ चल रही है। और मुल्क भर में चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हों या मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने की खबरें आती रहें, लेकिन थाना मंडी के इस मंदिर को आज तक किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वजह है वहां के मकामी मुसलमान। रिपोर्ट देखिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और कम्युनल हार्मनी की अनोखी मिसाल यदि किसी को देखनी है तो वो राजौरी की थन मंडी तहसील के पुराना थन्ना इलाके में देखे। पुराना थन्ना इलाके में करीब 200 साल पुराने तारीखी मंदिर की देखभाल मकामी मुसलमान कर रहे हैं। राजौरी में मिलिटेंसी से पहले इलाके में हिंदुओं की बस्ती बसा करती थी, लेकिन जब मिलिटेंसी ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो वो भी यहां से जम्मू और राजौरी शहर की तरफ चले गए। गुज़िश्ता 25 सालों से थन्ना मंडी में एक भी हिंदू कुनबा नहीं रहता है। इसके बावजूद आज तक मंदिर को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वजह है ऐसे लोग जो कौमी यकजहती में यकीन रखते हैं, मजहब के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत में नहीं। या गुफा देवी माता महफूज रही और ठीक ठाक रही। यहाँ कुल आबादी इस वक्त हमारी मुसलमान ही है, लेकिन उसके बावजूद होने भी हमने इसकी सफाई कर रहे हैं, इसको देखभाल कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक, कोई ऐसी चिंता नहीं है इधर। ये एक तारीखी मंदिर है, तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की काफ़ी पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो मिलिटेंसी से पहले वो यहाँ से मुंतकिल हो गए। उन्होंने अपने जो है वो जम्मू में या राजौरी में अपना जो है वो इस वक्त अपना मकाम रखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जो तारीखी मंदिर है थन्ना मंडी का, इसकी देख रेख जो है इस वक्त हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। मंदिर में कोई जानवर न घुसे और न ही मंदिर के आगे पीछे कोई गंदगी फैलाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। मंदिर की सफाई के बाद इसे वक्त पर बंद कर दिया जाता है। दीवारों पर लिखे इन पैगामात में कहा गया है कि मंदिर के आसपास गंदगी ना फैलाएं और इबादतगाह का एहतराम करें। और इस वक्त भी आप ये देख सकते हैं कि इसकी दीवारों के ऊपर जो उर्दू में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें यह है कि भाई इबादतगाहों का एहतराम जो है वो ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि मंदिर के आसपास सफाई रखें और साथ में ये भी है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि इसके आसपास जितनी भी आबादी है वो मुसलमान आबादी है और उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। तो इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।